हेलो, प्रयागराज इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। प्रयागराज इंस्टीट्यूट ने अब तक टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में 3 टेस्ट की व्याख्या कर चुके हैं हम लोग और उसको यूट्यूब के वीडियो पे डाला जा चुका है। तो अगर पीछे के 3 टेस्ट की व्याख्या देखनी हो, एक्सप्लेनेशन देखना हो, तो आप पीछे के 3 वीडियो के एक्सप्लेनेशन जो है प्रयागराज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे चौथे टेस्ट के पहले पार्ट की। तो पहले पार्ट में हम लोग 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और उसमें जानेंगे कि इन प्रश्नों की खासियत क्या रही है। ठीक, तो इस क्रम में हमारा चौथे टेस्ट का पहला प्रश्न भारत रत्न से संबंधित है। तो भारत रत्न अभी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि 10 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ 10 अक्टूबर को, राइट। यूपीएससी 2021 वहां पे भारत रत्न से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो हमारे चौथे टेस्ट का पहला प्रश्न भी जो है भारत रत्न से ही संबंधित है, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। पहला प्रश्न यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैव रिसीव्ड भारत रत्न। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन 1 चंद्रशेखर वेंकट रमन, सेकंड एम विश्वेश्वरैया, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर CNR राव। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको MCQ फॉर्मेट बोला जाता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस प्रश्न के जो है 1 से अधिक भी उत्तर सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये जो 4 साइंटिस्ट, ये भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन जो है सही हो, भारत रत्न चारों को मिला हो जी। तो जैसे पहला ऑप्शन सेट किया गया है ए, क्या 1 और 3 को मिला है, क्या 2 और 4 को मिला है, या सी 1, 3 और 4 को मिला है, कि डी 1, 2, 3, 4 इन चारों को मिला है जी। इस प्रश्न में जो ये जो 4 साइंटिस्ट हैं, इन चारों साइंटिस्टों को भारत रत्न मिला है। ठीक, तो पहले साइंटिस्ट की अगर बात किया जाए चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो उसके बारे में इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं जी। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को होता है और इनकी डेथ 21 नवंबर 1970 की होती है। और चंद्रशेखर वेंकट रमन, CV रमन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, CV रमन को 1954 में भारत रत्न मिलता है। कब? 1954 में। और एक चीज और ध्यान रखना है कि 1954 से ही भारत रत्न दिया जाना प्रारंभ हुआ। तो भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई? 1954 से। और इसके साथ में जो पद्म अवार्ड्स हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इसकी भी शुरुआत 1954 से ही होती है। ठीक, तो यहाँ पे भारत रत्न की बात चल रही, तो 1954 में पहली बार भारत रत्न देना स्टार्ट होता है और उस समय 3 लोगों को भारत रत्न मिलता है। एक CV रमन, दूसरे C राजगोपालचारी, राइट। C राजगोपालचारी के बारे में क्या खासियत है? ये भारत के अंतिम गवर्नर, या ये बोल जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर तो C राजगोपालचारी जी थे। ओके, तीसरे शख्स होते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राइट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो 5 सितंबर, इनकी जो बर्थ है 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 5 सितंबर को जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म होता है, उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर जो इम्पोर्टेंट बात है, इन तीनों की, CV रमन, C राजगोपालचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तीनों के तीनों जो हैं वो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक, अब इस क्रम में जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो हैं M विश्वेश्वरैया। M विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 को और डेथ होती है 1962 को, राइट। और इनके जन्म दिवस को 15 सितंबर को इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है।
इनको भारत रत्न 1955 में मिलता है, मतलब जस्ट 1954 के एक साल बाद 1955 में, मतलब दूसरी बार जो भारत रत्न दिया जा रहता है तो उसमें एम विश्वेश्वरैया का नाम रहता है। एक शख्स एम विश्वेश्वरैया होते हैं, उस साल भी 3 लोगों को दिया जाता है 1955 में, एक एम विश्वेश्वरैया और सेकंड होते हैं भगवान दास। भगवान दास जो है मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर पीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने में इनका योगदान था। ये एक शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट। तीसरा नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न पाने वाले ये पहले शख्स हैं। ठीक, दूसरे शख्स का नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 में जब वो पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहते हुए उनको भारत रत्न मिलता है। तो यहाँ पे 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में जब वो पीएम की पोस्ट पे रहते हैं भारत के, और 1971 में इंदिरा गांधी जी को जो है वो भारत रत्न मिलता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहते हुए। अगर ये पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको मतलब भारत रत्न मिला हुआ है, तो उसमें आप राजीव गांधी, मोरारजी देसाई एंड अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो 3 नाम आपने देखा, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई एंड अटल बिहारी वाजपेयी, इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न मिलता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को पीएम पोस्ट पे रहते ही भारत रत्न दे दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में और इंदिरा गांधी को 1971 में। ओके, अब हम तीसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को होता है और डेथ होती है इनकी 27 जुलाई 2015 को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न 1997 मिलता है, 1997 में। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये भारत के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति, और इनका कार्यकाल होता है 2002 से लेके 2007 तक। नेक्स्ट, डॉक्टर CNR राव को 2014 में भारत रत्न मिलता है। कब? 2014 में भारत रत्न मिलता है। तो CNR राव के साथ में सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न मिलता है 2014 में। तो 2014 में 2 लोगों को, CNR राव को और सचिन तेंदुलकर को, जिनको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। ठीक है, जिनका नाम अभी पेंडोरा पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा, ये तो पूरी बात हुई भारत रत्न की। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या इन 4 साइंटिस्टों में कोई एक ऐसा भी शख्स है जिसको जो है नोबेल प्राइज मिला हो? नोबेल प्राइज, जी, नोबेल प्राइज पाने वाले सीवी रमन जी ही थे, सीवी रमन जी। ठीक, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको नोबेल प्राइज 1930 में फिजिक्स के लिए दिया जाता है। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। अब इसके साथ में एक और खासियत याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का ऐसा पहला व्यक्ति कौन है, एशिया का फर्स्ट पर्सन जिसको जो है नोबेल प्राइज मिलता है साइंस के फील्ड में, तो ये है सीवी रमन। और कब मिलता है? 1930 में, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ होता है तब। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है।
दूसरा ऑप्शन है अब तक 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, जब नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई और पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया जाता है, ठीक है, तो 1901 से जो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत है उस समय 5 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता था। कितने फील्ड में? 5। पहला बात कर लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, थर्ड फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, राइट। फोर्थ लिटरेचर, साहित्य जिसको बोलते हैं, लिटरेचर। फिफ्थ पीस, राइट। जब शुरुआत होती है नोबेल प्राइज देने की तब ये 5 फील्ड में दिया जाता है, लेकिन 1968 के बाद एक स्ट्रीम और जोड़ी जाती है, वो है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक साइंस। तो 1968 के बाद अगर नोबेल प्राइज की फील्ड पूछा जाए तो उसकी संख्या हो जाती है 6 फील्ड में दिया जाता है। ठीक, ओके। दूसरा ऑप्शन इसमें यह था कि अब तक 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब तक जो है 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये लोग कौन कौन से हैं? तो पहला नाम आता है मैडम क्यूरी जी का। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी को 2 बार जो नोबेल प्राइज मिलता है, पहला मिलता है 1903 में, किस फील्ड में? फिजिक्स में। दूसरा मिलता है 1911, किस फील्ड में? केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, राइट। मैडम क्यूरी के बाद जॉन बर्डिन, बर्डिन, BARDEEN, जॉन बर्डिन को भी 2 बार नोबेल प्राइज मिलता है। एक बार फिजिक्स में, फिजिक्स में उनको मिलता है 1956 और दूसरी बार भी फिजिक्स में ही मिलता है 1972। जॉन बर्डिन के बाद तीसरा नाम याद रखना है फ्रेडरिक, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक सेंगर। क्या? फ्रेडरिक सेंगर, इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिलता है। पहली बार केमिस्ट्री में 1958, दूसरी बार भी केमिस्ट्री में 1980 में। चौथा जो नाम है वो है लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग, इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिलता है। एक बार केमिस्ट्री, राइट, केमिस्ट्री में इनको 1954 में और दूसरा जो है वो पीस में मिलता है, राइट, पीस में इनको मिलता है 1962 में। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो 4 ये लोग हैं, इनमें से ये जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर, जॉन बर्डिन को एक ही स्ट्रीम मतलब फिजिक्स में ही 2 बार मिल गया, फ्रेडरिक सेंगर को एक ही स्ट्रीम केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज मिल गया। तो ये चारों जो शख्सियत हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। ट्रिक ये है, अगर आप लोग को पसंद आए तो याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग अपनी ट्रिक बनाइएगा। कैसे? मैडम, मैडम की जान, मैडम की जान उनके फ्रेंड, उनके फ्रेंड ने ली। तो मैडम से मैडम क्यूरी, जॉन से जॉन बर्डिन, फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर एंड ली से लिनस पॉलिंग, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए, ये जो है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करता है। जैसे अभी मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी जो आवाज़ है, जो साउंड वेव है, वो इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि माइक्रोफोन जो है वो साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करता है। दूसरा,
पायरोहीलियोमीटर सौर विकिरण को मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है, ये सोलर रेडिएशन को ही मापने का यंत्र है। देखो पायरोहीलियोमीटर में जो शब्द हैं, एक है पायर और एक है हेलियो। पायर का मतलब होता है फायर या आग, ठीक है, और हेलियो का मतलब है सन से, ठीक है। तो ये जो है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को मनाया जाता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि 11 मई को ही डेट क्यों डिसाइड की गई कि 11 मई को हम जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाएं। तो इसके लिए आप आइए पोखरण टेस्ट पे। पोखरण टेस्ट जो है वो एटॉमिक टेस्ट हमारा होता है राजस्थान के पोखरण में, और ये जो डेट होती है वो होती है 11 मई 1998। और जो पोखरण टेस्ट को लीड करने वाले साइंटिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? APJ अब्दुल कलाम जी, राइट, अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जो लीड कर रहे होते हैं। और उसमें PM कौन होते हैं? उस समय PM होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते हैं, और इस टेस्ट को लीड करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं APJ अब्दुल कलाम जी होते हैं। तो 11 मई को पोखरण टेस्ट होता है, और इस पोखरण परमाणु टेस्ट के बाद भारत जो है वो विश्व के 6ठे न्यूक्लियर संपन्न या एटॉमिक बम से युक्त कंट्री में 6th नंबर का देश हो जाता है। तो हमारे भारतवर्ष के लिए काफी गर्व का विषय था, गर्व का दिन था 11 मई। और 11 मई को देखते हुए 11 मई 1999 को ये डिसाइड किया गया कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में हम लोग मनाएंगे। किसके रूप में? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब जैसे हर एक डे की एक थीम होती है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे की अगर बात किया जाए 2021 की, तो 2021 की भी एक थीम है, ठीक है। तो इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक। तो विज्ञान और तकनीकी किसके लिए? सतत भविष्य के लिए। ओके, 5वां क्वेश्चन है रस रत्नाकर के लेखक का क्या नाम है? तो रस रत्नाकर के लेखक का नाम है नागार्जुन। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसी भारतीय एंशिएंट केमिस्ट का नाम बताइए, तो नाम है नागार्जुन। नागार्जुन ने अपनी किताब रस रत्नाकर में बहुत सारी धातुओं, मेटल्स के बारे में जानकारी दी, उनकी प्रॉपर्टी के गुणधर्म के बारे में बताया, ठीक। तो रस रत्नाकर का नाम याद रखिए, किसने लिखा है? नागार्जुन ने। नेक्स्ट, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकेंड में मान क्या होगा? इसको आप लोग फिजिक्स का क्वेश्चन मानिए या मैथ का क्वेश्चन मानिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है। जैसे यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर, तो इसके लिए क्या करेंगे? आप 90 को गुणा कर देंगे 5/18 से, तो ये क्या होगा? 18 × 90 50 25, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मीटर पर सेकेंड को जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? जैसे इसका ये वाला एग्जांपल ले लें हम लोग, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, इसी को चेंज करके देख लें। तो इसके लिए क्या करना होगा? 20 × 18/5 करना होगा। तो 5 चौका 20, 18 चौ 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक। ये सिंपल सा तरीका है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने का। तो ये तरीका याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, पार्सेक मात्रक है जी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्या पार्सेक प्रकाश की चमक का मात्रक है? जी नहीं। क्या ये समय का मात्रक है? जी नहीं। क्या ये मैग्नेटिक फोर्स का है? जी नहीं। ये है मात्रक डिस्टेंस का। पार्सेक जो डिस्टेंस का मात्रक होता है। तो पार्सेक होता क्या है? देखिए, अगर बहुत लंबी डिस्टेंस होती है उसके लिए साइंटिस्टों ने पार्सेक जो यूनिट है उसकी जो है इजाद की। तो पार्सेक और लाइट ईयर में क्या रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। देखिए, एक पार्सेक की जो वैल्यू होती है वो 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक।
अगर मान ली कि अगर मैं कहूँ कि एक पारसेक जो है कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो पावर 16 है उसमें 3 माइनस कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू जो है किलोमीटर में क्या हो जाएगी, 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर, राइट। ओके, एक पारसेक और लाइट ईयर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है कि 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। अब यहाँ पे मामला फंस गया कि लाइट ईयर क्या होता है, ठीक, जिसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं हिंदी में, क्या, प्रकाश वर्ष, ठीक। तो लाइट ईयर वह डिस्टेंस है जो प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा एक वर्ष में, एक ईयर में कितनी डिस्टेंस या कितनी दूरी तय की गई, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट ईयर और पारसेक के बीच में रिलेशन है। तो 1 लाइट ईयर जो बराबर होता है, अगर बात की जाए कि जो लाइट है, ठीक, एक साल में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो ये है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर इसी को किलोमीटर में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने 3 घटाया ना, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए इस पावर को, तो यहाँ पे भी वही करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, लाइट ईयर को अगर किलोमीटर में जाना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक। तो पारसेक और लाइट ईयर के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, वो है 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। अब अभी इस बार यूपीएससी जो 10 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का 2021, इसमें ये पूछा गया था कि आखिर साइंटिस्टों ने लाइट ईयर को ही क्यों चूज किया। तो इसका रीजन है कि लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट, ठीक, इसका मान नियत होता है, इस वजह से दूरी का मापने के लिए लाइट ईयर फिक्स किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमा की अवधि कितनी होती है। द पीरियड ऑफ ऑर्बिट ऑफ सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है। देखो, सिंक्रोनस सैटेलाइट होती क्या है, सिंक्रोनस सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के रोटेशन के साथ, मतलब पृथ्वी के रोटेशन के साथ वो रोटेट करते हो, ठीक है, ये समझे, अर्थ के रोटेशन के साथ साथ रोटेट करते हो। तो इसका मतलब अर्थ का रोटेशन अगर कंप्लीट हो रहा है 24 आवर में, ये हम लोग जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो एक पूरा जो रोटेशन है 24 आवर में कंप्लीट होता है। तो जो सिंक्रोनस सैटेलाइट है उसका भी पीरियड ऑफ ऑर्बिट क्या होना चाहिए, 24 आवर ही होगा, तभी तो वो सिंक्रोनस हो पाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या औसत किसकी औसत दूरी है। तो इसका उत्तर है अर्थ एंड सन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, कि पृथ्वी और बृहस्पति और सूर्य, जुपिटर एंड द सन, या नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है अर्थ एंड द सन के बीच की दूरी है। देखिए, एवरेज डिस्टेंस है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करती है। इसका जो पाथ है वो है एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार। इसका जो पाथ है वो दीर्घवृत्ताकार है, एलिप्टिकल पाथ है। तो एलिप्टिकल पाथ है तो ऐसा इसमें होगा ना कि पृथ्वी सूर्य के करीब, मतलब अर्थ जो है वो सन के जो है या तो एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी किसी टाइम पे, इस रिवोल्यूशन के टाइम पे एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, और एक टाइम ऐसा होगा कि एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे होगी, ठीक। तो यहाँ पे 2 टर्म आप लोग को याद रखना है, एक है एपहेलियन। एपहेलियन को हिंदी में अपसौर बोलते हैं। क्या, अपसौर। तो अपसौर की कंडीशन क्या है, जब सन से पृथ्वी मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, और ये डिस्टेंस होती क्या है, ये है 152.1 मिलियन किलोमीटर। अगर इसको माइल में बात किया जाए तो माइल में होगा 94.94
5 मिलियन माइल्स। तो एफहेलियन अपसौर ये अमूमन जो है वो 4 या 5 जुलाई को होता है ये घटना। और जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे होता है तो मिनिमम डिस्टेंस को पेरीहेलियन बोलते हैं। पेरीहेलियन को हिंदी में बोलते हैं उपसौर। क्या बोलेंगे? उपसौर। उपसौर की कंडीशन जो है वो 2 या 3 जनवरी के आसपास होती है। 2 या 3 जनवरी की ये वेरी करता रहता है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है 147.1 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। अगर माइल्स में बात किया जाए, मील में बात किया जाए तो 91.4 मिलियन माइल्स। इसके साथ में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग जो है चंद्रमा और पृथ्वी, अर्थ और मून के रेफरेंस में भी हम लोग बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ मून भी जो है एक एलिप्टिकल पाथ में ही रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो जब ये भी इलेप्टिकल पाथ में या दीर्घवृत्ताकार पाथ में अगर घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ मून, तो एक कंडीशन हो गई ना कि जब पृथ्वी के बहुत दूर हो, और एक कंडीशन कि जब वो पृथ्वी के बहुत करीब हो। तो जब मून पृथ्वी के बहुत दूर होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, तो उसको बोलते हैं एपोजी। क्या? एपोजी। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो 4,05,500 किलोमीटर के अप्रॉक्स होती है। पेरीजी कंडीशन क्या आती है? जब मून अर्थ के बहुत करीब होता है, नियरेस्ट डिस्टेंस। तो ये वैल्यू होती है 3,63,300 किलोमीटर। तो पेरीजी एपोजी याद रखिएगा मून एंड अर्थ के रेफरेंस में, एंड सन एंड अर्थ के रेफरेंस में एफहेलियन एंड पेरीहेलियन याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। रंगीन पदार्थ की पहचान करने के लिए? जी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में? जी नहीं। रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आचरण में इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कलर सब्सटेंस? बिल्कुल भी नहीं। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में? जी, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है डी। इसको थोड़ा सा एनिमेशन से समझते हैं। देखिए क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि जो भी मिक्सचर होते हैं उनको इस एडहेसिव एक पाथ पे हम जो है इनको छोड़ते हैं, और इसमें ये होता है कि इनकी मोबिलिटी के बेस पे, ठीक है, या गतिशीलता के बेस पे हम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक येलो कलर में है और एक जो है रेड कलर में है। येलो कलर वाला जो सब्सटेंस है या मटेरियल है उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो जल्दी से आगे बढ़ के आगे निकल रहा है, और जो रेड कलर वो पीछे है। तो देखो ये पीछे है क्यों? क्योंकि ये इसके जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो सब्सटेंस इसके जो मॉलिक्यूल हैं, इस जो ये जो पाथ है इसके मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा एडहेसिव हैं, चिपक के चलते हैं। जबकि ये जो येलो कलर वाला है वो ज़्यादा एडहेसिव नहीं है, कम चिपकता है। इस वजह से बंधन से मुक्त होकर काफ़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ के निकल जाता है। अब मोबिलिटी के बेस पे जो पहले आ गया, जैसे मान लें कि पीला वाला पहले आ गया, तो इसको पहले जो है शॉर्ट आउट कर लीजिए, पहले छांट लीजिए, ठीक है, अलग कर लीजिए, फिर बाद में जो है रेड कलर वाले को कर लीजिए। तो इस तरीके से सेपरेशन हुआ कि नहीं? तो इस तरीके जो मिक्सर को सेपरेट करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही तरीके की होती है, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो ये तो एक सिंपल सा एक एनिमेशन है समझने के लिए, ठीक है। कभी हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, इसमें बताना है कि 11 नंबर क्वेश्चन में कि भौतिक परिवर्तन का कौन सा इसमें से उदाहरण है? क्या हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर वेयर इन द एयर? जी, ये इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ये केमिकल रिएक्शन है, ना कि फिजिकल रिएक्शन। कैंडल बर्निंग, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो ये भी जो है फिजिकल चेंज नहीं है। दही का बनना दूध से, ये भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक। क्योंकि क्या बनती है? लैक्टिक एसिड बनती है ना दही में, लैक्टिक एसिड, ठीक। और इसमें जो है बैक्टीरिया का एक्शन भी होता है। तो अगर दूध से जो दही बनना है वो केमिकल रिएक्शन ना करके अगर मैं ये कहूँ कि फिजियो केमिकल रिएक्शन है, सॉरी बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो ये ज़्यादा उचित टर्म होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, और बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, दही जमाने के लिए। कौन सा? लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। ओके,
फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, पानी में चीनी का घुलना, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। जी, चीनी का पानी में घुलना जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? देखो, जब बुलेट प्रूफ मटेरियल पे बात आएगी तो बुलेट प्रूफ को जो हम दो तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। एक, इस तरह की जो जैकेट है, ठीक है, वेस्ट बनाने के लिए, जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उसके बनाने के लिए, और एक बुलेट प्रूफ ये जो ग्लास हैं, जो गाड़ियों के जो ग्लास होते हैं, ठीक है, बुलेट प्रूफ, उनके लिए। तो बुलेट प्रूफ मटेरियल और बुलेट प्रूफ वेस्ट, अगर वेस्ट की पूछा जाए कि ये किससे बनता है, तो ये बनता है केवलार। केवलार जो है वो ट्रेड नेम है, व्यापारिक नाम, ट्रेड नाम, ठीक है, ट्रेड नाम। और इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो है पॉलीपाराफेनिल इंटरप्थेलामाइड। फिर से सुनो, पॉलीपाराफेनिल इंटरप्थेलामाइड, PPDT, जिसको कॉमनली हम लोग पारा एरामिड के नाम से जाने जाते हैं। क्या? पारा एरामिड। तो केवलार से बनता है ये, ठीक है, बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हो? एमाइड। तो ये किससे बना होगा? पॉली एमाइड से। लेकिन जब बुलेट प्रूफ सामग्री की अगर बात किया जाए, मटेरियल्स की बात की जाए जिससे जो ग्लासेस वगैरह बनते हैं, तो ये बनता है पॉलीकार्बोनेट से। किससे? पॉलीकार्बोनेट से। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, जब बुलेट प्रूफ मटेरियल्स की बात की जाएगी तो पॉलीकार्बोनेट स्पेशल रूप से इस्तेमाल होता है, और जब बुलेट प्रूफ जैकेट की बात की जाएगी तो पॉलीएमाइड, जिसका ट्रेड नेम मैंने आप लोगों को बताया केवलार, जो केमिकली क्या है? पॉलीपाराफेनिल एंथ्रेप्थेलामाइड, PPDT, जिसको कॉमनली हम लोग जानते हैं पारा एरामिड। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? मिक्स्ड फर्टिलाइजर की बात की जा रही है। क्या यूरिया है, CAM है, या अमोनियम सल्फेट, या NPK? यहाँ पे ध्यान देखिए, NPK है। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट, अल्फा कण दो धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? जी, इसका उत्तर है हीलियम का न्यूक्लियस। देखो, अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और बेसिकली अल्फा पार्टिकल होता क्या? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम पे ये जो डबल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यही जो है वो अल्फा पार्टिकल होता है। तो हीलियम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हीलियम का एटॉमिक मास जो होता है 4 होता है, और एटॉमिक नंबर होता है 2। और अगर इसको जो है अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से, ये हीलियम का न्यूक्लियस समझिए इसको, ठीक है, न्यूक्लियस। इसमें होगा क्या है? नाभिक में, किसी भी एटम के नाभिक में होते क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2, ठीक। अब इसके आउटर सेल्स में ये जो हैं ऑर्बिट्स में, इसके चारों तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हीलियम एटम की बात की जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। लेकिन जब हीलियम जो है 2 पॉजिटिव चार्ज लिए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये निकल गए। तो बचा क्या? अब बचा केवल न्यूक्लियस, ठीक, क्योंकि आउटर जो ऑर्बिट्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो रिमूव हो गए, तो बचा क्या? केवल न्यूक्लियस। और ये जो पॉजिटिव डबल पॉजिटिव चार्ज ये हीलियम, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल हुआ क्या? हीलियम का नाभिक या न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और ध्यान देना, हीलियम एक इनर्ट गैस है। क्या? इनर्ट, निष्क्रिय, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ओके, इसमें बताना है कि हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू किसकी होती है? क्या? हाइड्रोजन की, लकड़ी की, कोयला की, प्राकृतिक नेचुरल गैस की, या पेट्रोल की? देखो, हाइड्रोजन कंटेंट जिसमें ज्यादा होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन में, उसकी जो फ्यूल वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पे आप लोग उत्तर याद रखिए, हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्टार्च और सेलुलोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार्च एंड सेलुलोज इज नॉट करेक्ट? राइट, देखो, क्या ये दोनों प्लांट ओरिजिन है? बिल्कुल। स्टार्च, प्लांट जो है अपना फूड मटेरियल जो स्टोरेज करते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं। यस, स्टार्च जो है वो प्लांट ओरिजिन है। सेलुलोज, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है।
तो ये भी स्टेटमेंट क्या है कि सेलुलोज प्लांट ओरिजिन है, सही है। तो पहला तो सही है। बोथ ऑफ देम आर पॉलीमर्स, बिल्कुल दोनों पॉलीमर्स हैं। अगर सेलुलोज की बात किया जाए तो ये ग्लूकोज का पॉलीमर है और स्टार्च भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, ठीक। उनमें जो है डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से ये सेलुलोज बनता है और ये स्टार्च बनता है। ओके, बोथ ऑफ देम गिव कलर विथ आयोडीन, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, केवल स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है और ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर? ब्लू कलर, ठीक। लेकिन सेलुलोज जो है वो सेलुलोज आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और ये जो डी ऑप्शन है, बोथ हम दे आर मेड ऑफ द ग्लूकोज, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। देखो, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, वो अपने से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन रे जो है वो इमिट करते हैं। लेकिन जब रेडिएशन थेरेपी की बात होती है तो जो हाई इंटेंसिटी की जो रेडिएशन होती है, जो कि गामा रेडिएशन है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो कोबाल्ट 60 में किस रे का इस्तेमाल किया जाएगा? गामा रे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? देखो, जो धातुएं मरकरी के साथ, मरकरी का संकेत होता है Hg, उसके साथ अगर कोई मेटल जुड़ता है, मिक्सचर बनाता है, तो उसको बोलते हैं अमलगम। एम मतलब यहाँ मेटल से, ठीक है। तो देखो, जैसे जस्ता की बात किया है तो जिंक जो है वो Hg के साथ मिक्सचर बनाता है तो अमलगम होता है। कॉपर भी बनाता है, ये भी सही है। मैग्नीशियम का मरकरी के साथ अमलगम है, ये भी सही। लेकिन आयरन, लोहा जो है Fe, ये अमलगम नहीं बनाता है। तो ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, खानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन? जी नहीं। एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन? जी नहीं। हवा के साथ मीथेन? ये उत्तर सही है। देखो, जो कोल माइंस होती हैं उसमें CH4 गैस, मीथेन जिसको बोलते हैं, CH4 गैस का रिसाव होता रहता है और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं, मतलब हवा का मतलब है ऑक्सीजन के साथ, तो इसके से जो है वो विस्फोट या काफ़ी तेज़ी से जो है वो आग उत्पन्न करती हैं, जैसे लगता है कि कोई बम फूटा हो, ठीक है। तो अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? तो ये होता है हवा के साथ मीथेन, इसको याद रखिए। सिलिका जेल युक्त छोटी थैलियां अक्सर दवा की बोतलों में टैबलेट या पाउडर के रूप में पाई जाती है, इसका रीजन क्या है? क्या सिलिका जेल जो है बैक्टीरिया को मारता है? जी नहीं। कीटाणु बीजाणुओं को मारता है? इसके लिए भी नहीं इस्तेमाल होता है। देखो, जो दवा होती है वो उसके जो टैबलेट्स होते हैं या पाउडर होते हैं या जेल, जो मेडिसिन का जो मटेरियल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन न कर जाए या मॉइस्चर, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन ना करे मॉइस्चर के साथ, इस वजह से उसमें जो है वो सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है और ये करती क्या है? ये जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे कि टैबलेट या पाउडर जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये होगा, नमी को अवशोषित कर लेते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिलिका जेल, ठीक। निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी नहीं है? इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ट्रिटियम भी है, स्टार्टीन भी है, ठीक। लेकिन जिरकोनियम नहीं है। देखो, जिरकोनियम का अगर आप लोग देखोगे तो जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 40, ठीक। और अगर पीरियोडिक टेबल की अगर बात किया जाए तो पीरियोडिक टेबल में कुछ आप लोग इस तरीके से देखते होंगे, पीरियोडिक टेबल, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जो है वो डी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, तो डी ग्रुप के एलिमेंट्स में टाइटेनियम के नीचे आपको जो है जिरकोनियम मिलेगा। क्या? टाइटेनियम के नीचे, टाइटेनियम का कितना होता है? 22 होता है ना। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23,
सॉरी क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। ये सब जो है वो फर्स्ट सीरीज में, मतलब डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज में ये आ जाएंगे स्कैंडियम सिलिकेट जिनके नेम। तो यहाँ पे जो टाइटेनियम के जस्ट जो दूसरी जो लाइन स्टार्ट होगी उसके जस्ट नीचे आपको जिरकोनियम मिलेगा। ठीक, तो जिरकोनियम जो है वो डी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 40 है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन जो है, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एसिडिक इन नेचर बिकॉज द सॉल्ट अंडरगोज। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्ट की बात की जाए तो कॉपर सल्फेट ये इस तरीके से फॉर्मूला, इसका एक्वा सोल्यूशन मतलब कि H2O। ठीक, अब इसका जो एक्वा सोल्यूशन है हाइड्रोलिसिस के बाद, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H2O की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोलिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से H2O कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाना है। कैसे, हाइड्रोक्सिल आयन में और प्रोटॉन में, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और H2SO4 बनेगा। क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4। यहाँ पे देखो जो H2SO4 है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो हाइड्रोलिसिस के बाद हाइड्रोलिसिस के बाद ये हुआ क्या, अम्ल बना। ठीक, तो अम्ल बना तो एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एसिडिक इन नेचर बिकॉज सॉल्ट अंडरगोज। क्या हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है और हाइड्रोलिसिस होने से H2SO4 बन रहा है। तो H2SO4 का नेचर क्या है, एसिडिक। और ये रिएक्शन जो है वो होने का रीजन क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे जो एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एसिडिक होता है किसकी वजह से, हाइड्रोलाइसिस की वजह से। तो इसका उत्तर है सी। 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तरल सोडियम परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में कार्यरत है, कैल्शियम सल्फेट टूथपेस्ट का एक घटक है, बोडो मिश्रण में सोडियम सल्फेट और चूना होता है, जिंक अमलगम का उपयोग दंत भरने के रूप में किया जाता है। देखो लिक्विड सोडियम का जो है एज ए कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, हैवी वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा लिक्विड सोडियम जो है वो कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, ये स्टेटमेंट सही है। कैल्शियम सल्फेट टूथपेस्ट का एक घटक कंपोनेंट है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कैल्शियम सल्फेट नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बोडो मिश्रण में सोडियम सल्फेट का और चूना होता है, जी नहीं, बोडो मिक्सर में कॉपर सल्फेट प्लस लाइम और वाटर होता है। ठीक है, अब बोडो मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं फंजीसाइड, एज ए फंजीसाइड। ठीक है, कवक रोधी होता है, कवकों को हटाने के लिए। अच्छा, डेंटल फिलिंग में क्या जिंक एमलगम का इस्तेमाल होता है, जी नहीं, डेंटल फिलिंग में या तो आप सिल्वर एमलगम का इस्तेमाल कर लीजिए या सिलिकॉन एमलगम का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, सिलिकॉन SI। ठीक, एमलगम मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया कि मरकरी के साथ जो मिश्रण होता है धातुओं का उसको एमलगम बोलते हैं। तो या तो सिल्वर एमलगम या सिलिकॉन एमलगम। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। देखो, हॉर्न सिल्वर में चांदी होती है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। ठीक, रूबी सिल्वर में भी चांदी होती है, लूनर कास्टिक में भी चांदी होती है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती, तो क्या होता है, जर्मन सिल्वर में होता है निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक, निकेल, कॉपर और जिंक जर्मन सिल्वर में मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिल्वर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो निकल, कॉपर, जिंक का एलॉय है क्या, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट,
ओके। यहाँ पे हमारे जो है 1 से लेके 25 जो क्वेश्चन थे उनकी व्याख्या हो चुकी, उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका। ठीक, तो नेक्स्ट जो चौथे टेस्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग जो है 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चनों की व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।